और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा यूं ही जारी रहनी चाहिए क्योंकि आज शंखनाद के माध्यम से हम नए भारत के उत्थान की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के उत्थान और आरंभ की बात करें, किस तरह से मध्य प्रदेश नए आयाम गढ़ता जा रहा है। और इस कड़ी में अब मैं चर्चा के लिए अपने मेहमानों को मंच पर बुलाना चाहूंगी। कुणाल चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ चर्चा करेंगे और मंच पर होंगे। बहुत स्वागत करना चाहूंगी कुणाल चौधरी जी का, हमारे साथ बातचीत करेंगे। कुणाल चौधरी जी एक्स एमएलए हैं, कांग्रेस पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। और पंकज चतुर्वेदी जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी। बहुत स्वागत सर आप दोनों का। और हमारे इस चर्चा में हमारे साथ होंगे हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी और दिव्यांश शर्मा, आप दोनों को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। तो ये चर्चा होगी मध्य प्रदेश में राजनीतिक विषयों को लेकर, तमाम विषयों पर किस तरह से काम हो रहा है, मध्य प्रदेश की राजनीति कौन सी दिशा में इस वक्त मुड़ती जा रही है और आगे क्या देखने मिलेगा, क्योंकि चुनावी वक्त भी है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के अलग अलग चरण में मतदान हो रहे हैं और तमाम विषयों पर आज हमारे इन दोनों खास मेहमानों से चर्चा होगी। ओवर टू यू आकाश एंड दिव्यांश। ये वक्त की आवाज है, लड़ाई धुआंधार है, ये 24 का रण है। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के खास मेहमान हैं, मैं दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल कुणाल जी मैं आपसे पूछता हूं। कुणाल जी, मैं कई कांग्रेसी नेताओं से बातचीत करता हूं, डिबेट में भी, मंच पर भी और सड़कों पर भी। आपका माइक ऑन है, निश्चित रहिए। हेलो, सब कुछ ऑन है, आप ऑन रहिए बस। हाँ, सब कुछ ऑन है, आप भी ऑन है, लगातार हम दिखाई देते हैं जी। जो आक्रामकता कुणाल चौधरी पूर्व विधायक में दिखाई देती है, जो 24/7 काम करने की भावना आप में दिखाई देती है, क्या आपके आसपास जो माहौल है वो आपको उसमें दिखाई दे रहा है? कम से कम अगर हम राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश करें तो कुछ गड़बड़ झाला नजर आता है। इस पर आपका पक्ष? देखिए, कोई गड़बड़ झाला मुझे नजर नहीं आता। लोकतंत्र है, संविधान है, ये लड़ाई इस देश के उस संविधान की, इस देश के लोगों के उस मौलिक मुद्दों की। और हम जैसे नौजवान जब राजनीति में आते हैं तो इस विचार के साथ ही आते हैं कि इस देश के मूल मुद्दों पर राजनीति कैसे करें। इस देश के मूल मुद्दे जो हो सकते हैं रोटी कपड़ा और मकान के, रोजगार के, लोगों के कैसे आर्थिक तरक्की हो, उन्नति हो, कैसे लोग आगे बढ़े। लेकिन इसके लिए मजबूत संगठन और एकता भी तो बहुत जरूरी है। देखिए, पूरी एकता है, मजबूत संगठन है, तभी 40% से ज्यादा वोट जनता ने इस चुनाव में भी दिया, इससे पिछले चुनाव के अंदर भी दिया। कुछ ऊपर नीचे कई बार झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि झांसाराम के रूप में जिस तरह के वादे करे जाते हैं कि भैया 2700 रुपए कुंटल गेहूं तो 3000 से ऊपर लाडलियों की शुरुआत और कहीं ना कहीं 3100 रुपए कुंटल धान, तो इसका जवाब जनता फिर देगी। और यही डर और भय है कि जिस तरीके से लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करके, संवैधानिक चीजों को खत्म करके और कैसे लूट तंत्र के माध्यम से इस देश के इस लोकतांत्रिक चुनाव को खत्म करा जाए, यही डर है, यही हार का डर है जो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें इस देश के अंदर अभी हो रही है। पंकज जी से सवाल ले लेता हूं मैं। पंकज जी, लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी आपको कि कांग्रेस के नेताओं को शामिल कराना पड़ रहा, सिलसिला थम ही नहीं रहा है? क्यों, आखिर क्यों जरूरत पड़ रही भारतीय जनता पार्टी की? देखिए आकाश जी, जरूरत भारतीय जनता पार्टी जैसा विषय नहीं है, ये तो समस्या और तकलीफ कांग्रेस पार्टी की है। चिंता और चिंतन कांग्रेस पार्टी के लोगों को करना है। और ऐसा इसलिए कि जब कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व यदि यह योजना बनाएगा कि ओबीसी वर्ग का आरक्षण काट कर अपने फेवरेट वोट बैंक को देने की शुरुआत करे, जैसा कर्नाटक में करा, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बेचैनी होगी। कांग्रेस का नेतृत्व जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकराएगा तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बेचैनी होगी। कांग्रेस का नेतृत्व जब देश के लोगों की संपत्ति हड़प लाने के लिए संपत्ति कानून के प्रावधानों की तैयारी करेगा, चाहे राहुल गांधी जी का बयान हो या सैम पित्रोदा जी का बयान हो, तो कांग्रेस में बेचैनी बढ़ेगी। और जब मनमोहन सिंह जी का बयान सामने आता है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो बेचैनी बढ़ेगी। और उस बेचैनी का नतीजा है आकाश जी, ये कांग्रेस पार्टी की नेता, नीति, नियत, नेतृत्व सबकी असफलता है। अचानक से मनमोहन सिंह का बयान 2024 के लोकसभा चुनाव। आकाश जी ये देखिए, ये 1936 का मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र और 2004 का कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र, उसके बाद ये सच्चर कमेटी की सिफारिश, ये सच्चर कमेटी की सिफारिश लागू करने की बात करी है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में। सच्चर कमेटी क्या बात कर रही है? लेकिन पंकज जी, कांग्रेस दावा करती है कि उनके मैनिफेस्टो में कहीं मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं है। सर, मुसलमान शब्द का प्रयोग उस कमेटी में नहीं है, सच्चर कमेटी का उल्लेख है। सच्चर कमेटी क्या बात कर रही है? पूरे बिंदु मेरे पास है, सिवाय मुसलमान की दूसरी बात ही नहीं। और मैं तो क्या कह रहा हूं आपसे दिव्यांश जी,
कि हम क्या मुसलमान के खिलाफ है? नहीं, मेरे दुपट्टे में हरा रंग भी है। हम तो इस बात के खिलाफ हैं कि कांग्रेस पार्टी क्यों देश के मुस्लिम भाई बहनों को हमसे अलग कर रही है। हम तो वो हैं जिन्होंने 370 हटाई थी, हम तो वो हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक खत्म किया, हम तो वो हैं जो कौन सी आकाश, योजना मेरे ख्याल से इस पर काउंटर लेना जरूरी है। आकाश, देखिए, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। अब मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र तो हमने देखा नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा अपना काम कर रही थी और सरकार चला रही थी। जब अंग्रेजों के साथ कांग्रेस के लोग लड़ रहे थे, तो जो भारतीय जनता पार्टी के विचार, उस समय तो इनके भी पूर्वज कांग्रेस में ही रहे होंगे, तब ये भी क्या है कांग्रेस में थे। पंकज जी अभी अभी गए हैं, तो नए नए व्यक्ति हैं, तो ज्यादा बात कर रहे हैं। तो मुस्लिम लीग के साथ हिंदू वो जो थे, वो लोग सरकार चला रहे थे, हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे। और उस समय जब ये लोग टॉयलेट साफ कर रहे होंगे, तो उस समय उनको मालूम होगा कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कैसा था। हमारा घोषणा पत्र और अगर मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र में लोगों के रोजगार की बात होगी, जो हमने दिया, हमने तो 5 न्याय 25 अधिकारों के ऊपर 25 गारंटियों पे काम कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए साल का नौजवान जो भी ग्रेजुएट होगा उसको देने का काम करेंगे। 30 लाख रोजगार भरेंगे, मुस्लिम हिंदू इसके अलावा कोई काम नहीं। अरे ये 10 साल सत्ता में थे, ये बताए कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। अभी गारंटी लेके गए थे कि 2700 रुपए क्विंटल गेहूं का क्या हुआ, 3100 रुपए क्विंटल धान का क्या हुआ। अभी कह के गए थे कि 450 रुपए में गैस की टंकी मिलेगी, उसका क्या हुआ। ठीक है, आपने जवाब दिया। अब सवाल, बातों को इन्होंने करा, मेरा जिन बातों को इन्होंने करा, एक भी बात, एक भी मूल मुद्दे की बात करने की बजाय सिर्फ इसी पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो अच्छा है, उसका प्रचार करें, जनता देखे। मेरा निवेदन है कि बड़े पूरे मैनिफेस्टो में जितने सिद्धांत उसको देखे। ये अंतिम बहस है, ये सिर्फ झूठ अब जरा सवाल की राजनीति अब जरा करना सवाल ले लीजिए। मूल मुद्दों पे बताए 10 साल में इन्होंने किया क्या, और जो 2023 मैं आपकी आक्रामकता की तारीफ कर रहा था, लेकिन आप चुप ही नहीं होते हैं। नहीं, मैं अपना काम पूरी ताकत से करता हूं। ठीक है आकाश सवाल। मैं कुणाल जी से छोटा सा रिएक्शन पर ले लूंगा। क्या आपको लगता नहीं कि प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह का बहुत पुराना बयान और सैम त्रिपोदा का बयान कांग्रेस पार्टी के लिए गले की फांस तो नहीं बन गई, जिस तरीके से बीजेपी मुद्दा उठा रही है? मुझे लगता है बीजेपी को मनमोहन सिंह जी से सीखना था, तो यह सीखना था कि इस देश को तीसरी आर्थिक शक्ति कैसे बनाया था। यह सीखना था इस हिंदुस्तान के अंदर कितने पब्लिक सेक्टर के वो खोले थे, कितने रोजगार उत्पन्न करे थे। इस देश को 2004 से पहले किस तरह की साइकिलें थी गांव के अंदर, किस तरह की बाइकें थी, और किस तरह की आर्थिक उन्नति थी, और किस तरह से पहुंचा था, यह सीखना था। 400 रुपए अब मैं पंकज जी से जवाब ले लेता हूं। मैंने आपको बोला था संक्षिप्त में समाप्त करेंगे। पेट्रोल डीजल कैसे दे रहे थे, मनमोहन सिंह जी से सीखने को ओबामा ने सीखा, वो चीजें सीखते ज्यादा अच्छा था। मनमोहन सिंह जी के नाक के बाल के बराबर। यहाँ पक्ष रखना है, चुनावी भाषण में यहाँ पक्ष रखना है। देखिए, मैं सबसे पहले इस विषय को आज आपके बड़े मन से स्पष्ट कर दूं कि 1941 में श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कृषक प्रजा पार्टी के साथ सरकार बनाई थी। उसके नेता थे फजलुल हक, वो मुस्लिम लीग नहीं थे। उत्तर सुनिए, ये कांग्रेस का बयान, इतिहास नहीं है। किसका इतिहास? एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। 370 लगाने वाले, मुसलमानों को आरक्षण देने वाले। पंकज जी सुनिए बात पूरी। नहीं आप बोलिएगा, मैं कुछ गुजारिश कर रहा हूं। पेश करते हैं। एक मिनट रुकिए। ये कर्नाटक में क्या किया इन्होंने? कर्नाटक में क्या किया इन्होंने? मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दिया कि नहीं दिया? एक गुजारिश कर रहा हूं, किसको दिया? एक गुजारिश कर रहा हूं, सुन लीजिए पहले सुन लीजिए। घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का ये लिखा है, ये विरोध करते हैं, ये पर्सनल लॉ की बात करते हैं, ये बहुसंख्यक की बात का विरोध करते हैं, ये मुस्लिम स्कॉलरशिप की बात करते हैं। ये जब शोर ज्यादा होने लगे तो भटकाव की स्थिति आती है क्या? पंकज जी रिक्वेस्ट है, एक मिनट, बराबर अस्वीकार कर रही जनता। 10 साल में 10%। आप जनता का सम्मान नहीं करेंगे, दोनों से गुजारिश है, जनता का सम्मान नहीं करेंगे। एक बात करें, देश में राम का विरोध नहीं चलेगा। आप राम का विरोध नहीं चलेगा। दर्शकों का सम्मान 10 साल करेंगे। में भारत 5वें नंबर की पंकज जी आप दर्शकों का सम्मान करेंगे? नहीं, सम्मान करेंगे, लेकिन गुजारिश है एक एक करके ये मुस्लिम लीग है, वो थे और रहेंगे। इन्होंने भारत बांटा और भारत को बांटेंगे। ये ओबीसी का आरक्षण मैं आपको चुनौती देता हूं, एक मिनट चुनौती दे रहा हूं, पहले चुनौती दे रहा हूं, एक चैलेंज दे रहा हूं पहले। एक मिनट रुकिए पहले। नहीं आपकी आक्रामकता को सलाम, लेकिन चुनौती भी है। संयम के साथ बात कर सकते हैं हम दोनों। चुनौती है ये चैलेंज है मेरा आपको।
देखते हैं कौन चैलेंज पूरा दिव्यांग जी, करता है। अब मैं मेरा अपनी मेरा बात नहीं नहीं, संयम के साथ, संयम के साथ। मेरा चैलेंज आपको है, दिव्यांग जी, मेरा चैलेंज आपको है, आपको भी चैलेंज है। दिव्यांग जी, कुणाल जी, आपको मेरा आपका 30 समय मिला था, आप आकाश उस जी, समय में बात करिए। आकाश जी, उन्हें बोलने मेरा वही आग्रह, मेरा समय था, कुणाल ने आप 2 बार बोला, मैं ठीक चुप है, रहा। ठीक है। शांति से सुने अपनी अब बात। अब मेरी गुजारिश है, जितने बोले अब मैं मेरी नहीं गुजारिश है, बोलने बस अब कोई किसी क्रॉस मैं नहीं अपनी करेगा, बात रख देता हूं। किसी को क्रॉस नहीं इनने करेगा। आपकी बात हो चुकी है। आरक्षण के ऊपर आपकी कही, बात- आरक्षण के ऊपर कही, एक एक मिनट। मिनट रुको। इस देश में इनके बड़े बड़े नेताओं के बयान आए, 400 सीटें चाहिए, संविधान बदलना है। अभी इनके गुरु जो अभी अभी बीजेपी में समर्थन में आए, उन्होंने सीधे दिया कि इस देश के आरक्षण को खत्म करेंगे। राहुल गांधी जी रोज कह रहे हैं इस देश के आर्थिक सामाजिक जनगणना करके इस देश के पिछड़े दलित आदिवासियों को पूरा हक दिलाएंगे, जिसकी जितनी आबादी उसको हक दिलाएंगे। यही 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में ओबीसी को हमने दिया था। बीजेपी ने सिर्फ ओबीसी के नाम पे भाषण के सर, भाषण वो तो दिए। कोर्ट में चला गया, मिला कोई कब? भी बात है नहीं, मिला क्या? कोर्ट में बीजेपी चला के गया नेता मामला। कोर्ट में चले गए, इनने कौन गया कोर्ट में कोर्ट? उसका विरोध करा। 27% अभी जिस हालात के अंदर कर देगी कि ये बताए कि इनके जो वहां पे गुरु थे उनने जो बयान दिया उसका क्या हुआ। अभी राज ठाकरे ने इनका बयान ठीक दिया, है। उसका क्या ठीक है, हुआ? साहब, जवाब, अनंत जवाब, हेगड़े अब ने जवाब, संविधान अब जवाब, खत्म अब करने जवाब, का बयान अब दिया, जवाब। उसका क्या हुआ? अब संविधान जवाब, ये अब खत्म जवाब ही करना लेना चाहते सीखिए हैं, आप। आरक्षण ये अब खत्म उत्तर दे करना दूं? चाहते हैं, जी, बात कर। बिल्कुल। उत्तर दे दूं? पंकज जी, सबसे पहले आरक्षण उत्तर भी दे दीजिएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत की भी बात कीजिएगा। निश्चित तौर पे। 29 लोकसभा सीट पर आप जीत का दावा कर रही है, अतिशयोक्ति तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से? देखिए आकाश जी, भारतीय जनता पार्टी 2014 में जीती 27 सीटें, 2019 में जीती 28 सीटें, और अब की बार 29 की 29 भारतीय जनता पार्टी को जनकृपा मिलने वाली है, प्राप्त होने वाली है। मैं आरक्षण की बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का विचार परिवार, हम सदा से आरक्षण के पक्ष में थे 1925 से आज तक, आगे भी है। नंबर 1। नंबर 2, जो आरक्षण की हटाने की बात करते हैं, इस देश में यदि कांग्रेस को अंदाज हो या नहीं हो, 370 कश्मीर में थी और कश्मीर में किसी भी प्रकार का SC, ST, OBC कोई आरक्षण नहीं था धारा 370 के कारण। जब धारा 370 हटी तो आज पूरे जम्मू कश्मीर में SC, ST, OBC वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, अभी कर्नाटक में इसी सरकार ने 13% कर्नाटक के मुस्लिम्स को 32% ओबीसी के साथ मिक्स कर दिया। इसके पहले पिछली सरकार थी तो ओबीसी कोटा काटकर 4% मुस्लिम रिजर्वेशन दिया, जिसको सर, कांग्रेस मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव हुए और जी। 27% आरक्षण निकाय चुनाव में ही आकाश नहीं जी मिल पाए। आकाश जी, उस पर भी आता हूं। कमलनाथ जी की सरकार ने 27% आरक्षण की घोषणा करी, जो सवाल आपने किया था। वो आरक्षण को हाई कोर्ट में चुनौती दी और हाई कोर्ट में उस समय सरकार का कोई पक्ष कांग्रेस की सरकार ने रखा। नंबर 1। नंबर 2, जब हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया तो तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करी। नंबर 3, जब बीजेपी की सरकार ने आरक्षण के 27% के साथ चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करी तो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद, सीनियर एडवोकेट और बाकी लोग कोर्ट चले गए और उस आरक्षण को लंबित करने का प्रयास किया। फिर शिवराज सिंह जी, बीजेपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री, ट्रिपल टेस्ट कराकर मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न हुए। बीजेपी की सरकार 29 सीट वाला जवाब, 29 सीट पे सवाल पूछा था आपसे। 29 सीट पे दिव्यांग जी, पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के विकास कार्य, अगले 25 साल का भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम भारत का, भारत को विश्व गुरु बनाने का मिशन और 1000 साल बाद का विजन। 1000 साल बाद मैं, कुणाल, आप, हम लोग किस योनि में होंगे नहीं पता, ठीक है। पर भारत होगा, भारत भूमि रहेगी और इसलिए कुणाल बीजेपी जी, के साथ है। आप कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी को 29 की 29 भारतीय मत बोलिएगा जनता सर। पार्टी से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी और ये जितने वादे करते हैं, 29 सीट मैंने ही है। सीधे कहा है। 29 सीट ही इनकी है। एक तो फर्जी जो घोषणाएं होती है 2014 से, फर्जी घोषणा 2 करोड़ रोजगार, महंगाई 15। आप कितनी सीटों पर आपको देख रहे हैं? मेरा सवाल ये है, क्या कहा, कम समय लोकतंत्र में जनता पे भरोसा, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक जीतेगी। मेरा लोकतांत्रिक और अधिकार है, इसका बोलूं? कारण भी है, एक मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, बोलूं मैं आपसे? वोट कम हुआ। एक मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, बोलूं? बोले साहब, जो सवाल हम पूछे आप उसका जवाब दे दिया करिए। उसी का तो दे रहा हूँ। बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेंगे मध्य प्रदेश में। कोई टारगेट नहीं है ऐसा। पंकज जी, टारगेट मैंने क्या एक सवाल है, एक सवाल बीजेपी है। से ज्यादा अच्छा, मूल आपके मुद्दों पे परिवार से हम जुड़ा हुआ लगे सवाल हैं है। और जनता मूल मुद्दों पे आपके आगे तो है। परिवार से जुड़ा हुआ एक सवाल है। सवाल यह है कि आप हमेशा तर्क देते हैं जब नेता जा रहे हैं कि विधानसभा चुनावों के दौरान भी ऐसा हुआ था, कई बीजेपी के नेता हमारे यहाँ आए थे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ही की पार्टी के नेता उन नेताओं को छोड़ने वालों को सड़ा हुआ माल कहते हैं। तो बिल्कुल है, हम क्या कहते हैं, इनके नेता बिल्कुल कहते हैं डस्टबिन में पटकने के लिए। गोपाल भार्गव जी ने दिया कि नहीं? आकाश जी से पूछो किसने बयान दिया था डस्टबिन वाला? किसी बीजेपी के नेता ही ने दिया था। कैलाश जी ने कहा कि गाली खाने आए हो, और ये बिल्कुल सही है।
जिनको वहां पे स्थिति खुद है। कल यहाँ पे इन्हीं के साथी इमरती जी का बयान आपने देखा होगा, उनके ऑडियो वायरल हो रहा है। ये भी दिल से ये भी करे क्या, मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक फर्जी ज्वाइनिंग कमेटी बनाई। नरोत्तम जी अच्छे आदमी थे और बढ़िया आदमी, उनने है ना सरकार गिराने के लिए पैसे लगाए, ये करा, भ्रष्टाचार करा, सब करा, पर उनको फर्जी ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष, उनको ना राज्यसभा ना लोकसभा, हालत उनकी खराब है। तो ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आरक्षण पर बात हो रही थी, जो बात हुई उसके हिसाब से पंकज जी कह रहे हैं कि आप कृष्ण भी हैं और आप अर्जुन भी हैं, सब आप ही हैं। आप आरक्षण का आदेश भी जारी करते हैं, कोर्ट में आप पैरवी भी नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाते हैं। देखिए, इन बेपना अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, इन अंधेरों का अंधा तमाशबीन नहीं। और झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, बीजेपी की तो आदत है। 15 साल सत्ता हो सरकार में, 14% आरक्षण जो अर्जुन सिंह जी के समय दिया था, उसके बाद 1% नहीं बढ़ाया और सिर्फ वो जातियों पे जातियां जोड़ते गए और मुख्यमंत्री बनाते गए ओबीसी के नाम पे। और जब कांग्रेस ने करा तो विरोध करने वाले कौन थे? यही बीजेपी के लोग, और यही लोगों ने विरोध करा, कांग्रेस से डंके की चोट पे दिया। और स्पष्ट आज हम कह रहे हैं, जातिगत जनगणना कराएंगे, जिसकी जो स्थिति है उसको दिखाएंगे और उसकी स्थितियों को सुधारेंगे। भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों पर राजनीति क्यों नहीं करती है? कुणाल जी और पंकज जी, अब आपने जो जवाब दिए दिल से दिए, सियासी चादर ओढ़ के दिए, जनता तय करेगी। लेकिन सुनिए मेरी बात, सुनिए, चर्चा हम ये खत्म कर रहे हैं, आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, लड़िए झगड़िए, लेकिन सुनिए भी, वो भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ओवर टू यू तृप्ति। शुक्रिया दिव्यांश और आकाश। अब सुनने का वक्त तो जनता का है और गुनने का भी, और उसके बाद वोट देने का। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज चतुर्वेदी जी, कुणाल चौधरी जी, बड़ी तीखी बहस हुई है और होना लाजमी भी है, क्योंकि चुनाव का मौसम है। और इस चुनाव के समय में जिस तरीके से जनता को हर बात जाननी जरूरी है कि कौन से मुद्दे कितने हावी है, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर मैदान में है, बीजेपी किन मुद्दों को लेकर मैदान में है, उससे परे दोनों की घोषणाएं क्या है, उस पर जज करके जनता वोट करती है। लेकिन राजनीति है, चलती रहती है, राजनीतिक मुद्दे भी उफान मारते